किसी आलोचना का विषय नहीं बनूं। जब तक आपके परीक्षा की तिथि अगर आगे बढ़ गई, होने की संभावना नहीं है, बढ़ गई तो फिर पूरा कराऊंगा, फिर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो अब कल वाली बात, जो आज टॉपिक आप पढ़ रहे हो नेपोलियन, सवाल ये, नेपोलियन फ्रांस की क्रांति से अलग नहीं है। गिलेटिन, ये गिलेटिन, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा तलवार, आदमी को लेटाया जाएगा और ऊपर से उसको काट दिया जाएगा। गिलेटिन मारने का यंत्र, मारने का कारखाना, मृत्यु के कारखाने के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था फ्रांस में, और बहुत लोग अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए इस पर चढ़ा दिए गए। बात ये, नेपोलियन को पढ़ने के लिए क्रांति में थोड़ा सा, हाँ जी हाँ जी, पेपर में आया तो उत्तर ये सही है, पिछली बार आया ये प्रश्न। लेकिन दांतों ने शुरू किया थोड़े ही दिन, पर दांतों को किसने मरवा दिया? अब सवाल ये कि रॉबेस्पियर छा गया जैकोबिन क्लब पर, इसलिए आतंक का राज्य इसी के साथ क्यों जोड़ा जाता है? थर्मोडोर प्रक्रिया किसके खिलाफ हुई थी? इसी के खिलाफ। इसी को आखिर में, आखिरी गिलेटिन चढ़ने वाला व्यक्ति यही था। जब 28 जुलाई को ये चढ़ गया तो थर्मोडोर प्रक्रिया, थर्मोडोर षड्यंत्र, जिसको जुलाई का महीना फ्रांस में कहते थे, और एक ब्रूमेयर षड्यंत्र, जिसको बर्दीमेयर षड्यंत्र भी कल मैंने लिखा था। उस दिन क्या घटा था? कूप दा एतांत, उस दिन नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत कर ली। किनसे? उन 5 लोगों की डायरेक्टरी से। और वो घटनाएं अलग से नहीं, उसी में ऐड कर दूंगा मैं। पर अब नेपोलियन को जब पढ़ना है तो उसके जन्म से लेकर वहीं पर एक बात आप जरूर जान लेना, नेपोलियन को अगर आसान करना है तो एक बात पीछे से लेकर आ रहा हूं और उसको सुनना। जिस समय, देखो पड़ाव बहुत हैं, पर एक पड़ाव तो बीच में ले रहा हूं। 21 जनवरी का दिन था, 1793 का साल था। एक दिन सभी लोगों ने मिलकर बिना किसी की सुने हुए राजा को मार दिया। जिस दिन फ्रांस का राजा लुई 16वां मर गया, लुई 16 मर गया, उस दिन विदेशी जो सत्ताएं थी, जो दूसरे देशों के राजतंत्र थे, उन्होंने क्या किया? फ्रांस के विरुद्ध, देखो युद्ध की घोषणाएं तो पहले ही हो चुकी थी। जब राजा मर गया तो एक बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गए। और ये भी मैंने कल कहा था कि शुरू से लेकर 5 साल तक लगातार फ्रांस युद्धों में हारा। और एक वापी जगह पढ़ोगे आप, जब आप इतिहास पढ़ते हो तो वापी नामक जगह पर पहली छोटी सी विजय हुई थी, और उसमें दांतों का रोल बहुत बड़ा था। सवाल अब ये, उन्हीं के भेजे गए नेता ड्यूमोरेज, लफायते, सब लोग जब धोखा दे गए, तो फिर फ्रांस को क्रांति के दौरान बुरे दौर से, देखो क्रांति 2 तरह से बुरे दौर से गुजर रही थी। विदेशी मोर्चों पर तो विदेशी राजतंत्रों से लड़कर बुरे दौर से गुजर रही थी, और उससे भी खतरनाक क्या थी कि देश में जो गद्दार बैठे थे, और वो गद्दार अगर एक शब्द में कहूं तो वो वही लोग जो किसके, उन पादरी की सत्ता के समर्थक और राजतंत्र के समर्थक, उनसे झगड़ रहे थे वो लोग। और उन झगड़ों की वजह से फ्रांस 2 मोर्चों पर लड़ रहा था। अंदर के मोर्चों पर तो स्थापित व्यवस्था बनाने के नाम पर लोगों को मारा गया, आतंक का राज्य स्थापित करके, और बाहरी मोर्चों पर विजय दिलाने का काम फिर नेपोलियन के हाथ आया। और वहीं बात शुरू कर दूं, बीच में वो चीज जुड़ जाएगी जहां से अब मैं बात छोड़ रहा हूं, उस कैरेक्टर को बीच में जोड़ेंगे। एक फॉर्मेलिटी जो पेपरों में नहीं आती, 15 अगस्त 1769 को ये व्यक्ति पैदा हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको अक्सर आप जिस नाम से भी पढ़ते हैं, आपकी हर छोटी मोटी गाइड में लिखा है, नेपोलियन का मतलब घाटी का शेर। जैसे बाबर का मतलब भी क्या है? शेर, सिंह। उसी तरह से नेपोलियन का मतलब भी शेर। अब बात ये, 15 अगस्त 1769 को जहां ये पैदा हुआ, कोर्सिका किसका नाम है? टापू का, गांव का नाम नहीं है। और ये टापू कभी किसी समय किसका हिस्सा था? इटली का। और उसके बाद ठीक उसके पैदा होने के आसपास ही वो किसका हिस्सा बन गया? फ्रांस का। तो कहने को कहें, अगर यूं बात आ जाए, नेपोलियन इटली में पैदा हुआ था तो एक परोक्ष रूप से गलत नहीं, लेकिन वो हिस्सा अब कहाँ जुड़ गया? फ्रांस में। तो इसलिए वो फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में एक नगर में पैदा हुआ जिसका नाम था अजासियो। अजासियो नगर में पैदा हुआ। इस बात को मैं ज्यादा लंबे नहीं खींचूंगा। 4 भाई 3 बहनें, एक खुद, कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। और इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट।
सिर्फ। और इनकी पत्नी का नाम लेटिजियो रोमोलिनो। अगर किसी को ये पढ़ने में मुश्किल लगे तो बहुत संभव है 99% वो यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। पूछने की जगह भी बहुत आगे पड़ी है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव है नेपोलियन के जीवन में। अब पहला प्रश्न, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित था? रूसो। भास्कर के गाइड में बूसो लिखा हुआ है, बूसो के साहित्य को भी उसने पढ़ा था, लेकिन पेपर में एक बार स्कूल लेक्चरर में आया हुआ 2011 में, नेपोलियन किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? रूसो से। उत्तर यही सही माना था आरपीएससी ने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वही रूसो की किताब जिसमें उसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वो चारों ओर से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और ये भी बात मैंने कल कही थी कि रोबेस्पियर रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, सामाजिक समझौता सिद्धांत को तकिए के नीचे देखकर सोता था और वो कहता था वो भगवान था, मैं भगवान का पैगंबर हूँ। और दूसरी बात, रोबेस्पियर बहुत खतरनाक आदमी, और उसके अलावा रूसो को भी कहा गया क्रांति का पैगंबर, बहुत बड़ा नाम उसे दिया गया। तो रूसो से वो प्रभावित हुआ, और अक्सर एक बात कही गई, अगर रूसो ना होता तो क्रांति ना होती। और नेपोलियन अपने आप को कहता था मैं क्रांति का पुत्र हूँ। और देखिए, अगर मेरी मानो तो एक उत्तर रहेगा, नेपोलियन एक ही समय में दो चीजें था, क्रांति का पुत्र भी था और क्रांति का विरोधी भी। और ये बात आपको कल अंतिम समय मैंने कही थी, जिस चीज के लिए क्रांति लड़ी गई वो उद्देश्य तो कहीं छूट गए। थोड़ा समझना, किताब नहीं कहेगी ये बात। फ्रांस ने शुरू किया था व्यवस्था बदलने के लिए सारा तमाशा, क्या पाने के लिए? अधिकार। अंत बहुत बुरा हुआ। अब लोग क्या कह रहे थे, कम से कम फ्रांस में कोई व्यवस्था ही बन जाए, राजा हो ना हो, कोई भी हो, कम से कम फ्रांस में क्या स्थापित हो जाए? शांति। और वो शांति, सुव्यवस्था, सुशासन कोई भी दे दे तो उसको फ्रांस के लोग मंजूर करने को तैयार थे। जैसे हम दो घटनाओं को पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में, 18वीं शताब्दी का भारत और 16वीं शताब्दी का भारत। ये दो घटनाएं क्या बताती हैं? एक में औरंगजेब मर गया और एक में इब्राहिम लोदी अभी मरा नहीं था और बाबर के आने की परिस्थितियां थी। वो दोनों ही परिस्थितियां एक लाइन में बोली जा सकती हैं कि भारत की दोनों ही कंडीशनों में राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि वो एक ऐसे ताकतवर आक्रमणकारी को निमंत्रण दे रही थी कि जो भी आए और भारत को रौंद डाले। पहले में रौंदने वाले मुगल थे और दूसरे में रौंदने वाले अंग्रेज थे। और इसी तरह घटना घटी कि नेपोलियन के काल में, नेपोलियन के पिता वकील थे, अब 8 बच्चे हों, घर का खर्चा नहीं चलता, उनका भी नहीं चलता था, परेशान थे, कोई बड़े घराने में भी पैदा नहीं हुआ, सामान्य घर था, जाति से भी ऊंचा नहीं था। इसीलिए नेपोलियन के बारे में एक बात आती है, वो उच्च जातियों से घृणा करता था। और जब भी स्कूल पढ़ता, पेरिस में भी पढ़ा हो, जहाँ पढ़ता तो नक्शे बनाता और मिटाता रहता और अपने माँ बाप को हमेशा कहता मुझे घृणा है इन उच्च जातियों से कि मैं नीची जाति में क्यों पैदा हुआ हूँ। इन अभावों को लेकर वो बड़ा हुआ और आखिरकार वो सेना में ही भर्ती हो गए। लेकिन यहाँ थोड़ी मामला उल्टा सीधा है। सेना में भर्ती हुआ और उसको सबसे पहले मुख्य बात नहीं लाऊंगा, जहाँ उसको अभियान पर भेजा गया, जिस अभियान पर भेजा गया वो 2 देश, ऑस्ट्रिया और इटली। और अब आपने जिसको पढ़ते हुए एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, और मैं पक्के दावे से कहता हूं ध्यान नहीं दिया, नेपोलियन के खिलाफ कितने गुट बने थे? ये समस्या है, 4 गुट बने हैं उसके खिलाफ समय समय पर। नेपोलियन का पूरा जीवन किन गुटों से, 4 गुटों से लड़ने का जीवन है। और चौथा एक 5वां अलग देश, जिसको वो भी गुट ही है, 4 गुटों से लड़ा है वो। और ये पहला गुट है जिसमें कितने देश हैं? 2, ऑस्ट्रिया और इटली, जहां वो पहले झगड़ा है और इसके खिलाफ उसको सफलताएं भी मिली। कल हमने एक बात की थी अंतिम रूप से, जर्मनी की ओर भेजा गया था जोंदा और मारू को, और इटली और ऑस्ट्रिया की ओर भेजा गया था नेपोलियन बोनापार्ट को, और उसने यहाँ सफलताएं अर्जित की। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि इसके ऊपर एक आरोप लगा, उसको मिनी रोबेस्पियर भी कहते हैं नेपोलियन को, क्योंकि ये आरोप लगा कि आपने रोबेस्पियर के लिए योजनाएं बनाई हैं, आपने रोबेस्पियर को आतंक के राज्य में मदद की है, जेल में डाला गया, आखिरकार निर्दोष साबित हुआ और उसके लेफ्टिनेंट का पद उसे वापस दे दिया गया। वो सफलताएं अर्जित करता गया और सेना के बड़े बड़े पदों पर पहुंचता गया, कॉर्पोरल, लेफ्टिनेंट, फिर बहुत बड़ी पद पर। सीधी मुद्दे की बात पर आऊं, नेपोलियन के जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या थी जिससे वो जनता में चर्चा में आया, लोग उसे पसंद करने लगे, और वो घटना 1793 की। देखो हमने कल क्रांति को कहाँ छोड़ा, 1799 में, जहाँ नेपोलियन ने किस पर अधिकार कर लिया? डायरेक्टरी पर। और फिर उसने क्या स्थापित किया? काउंसिल का शासन। काउंसिल क्या? 3 लोगों का शासन। हालांकि कैबिनेट है, लेकिन कैबिनेट के ऊपर सर्वे सर्वा कितने लोग हैं? 3, उसमें भी 1।
फर्स्ट कौंसल, जिसका नाम था नेपोलियन। पर अभी वहां नहीं, 1793 में उसने किसी को हराया नहीं। फ्रांस का एक बंदरगाह जिसको इंग्लैंड ने जीत लिया था, और उस बंदरगाह का नाम था टूलों, और ये नेपोलियन ने इसे वापस छीन लिया। नेपोलियन ने इसे वापस छीना। फ्रांस का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था, और इस वजह से नेपोलियन की चर्चा होने लगी और नेपोलियन को लोग पसंद करने लगे। तो नेपोलियन के सैनिक जीवन की सबसे बड़ी और पहली बड़ी उपलब्धि थी टूलों के बंदरगाह का इंग्लैंड से वापस छीनना। ये ध्यान रखना, इंग्लैंड ने छीन लिया, उसने इंग्लैंड से वापस छीन लिया। 1796 में उस व्यक्ति ने अपने ही स्वार्थों से प्रेरित होकर, क्या स्वार्थ था उसका, वो किसे मारना चाहता था? डायरेक्टरी को। और इस समय डायरेक्टरी किस व्यक्ति के अधिकार में थी? इस व्यक्ति के अधिकार में। ये कोई नेता नहीं था डायरेक्टरी का, डायरेक्टरी की रक्षा करने वाला सेनापति था, बर्रास, ये नाम याद रखें। देखो आप उलझोगे कहां। आखिरकार बर्रास नेपोलियन से पहले किसकी रक्षा कर रहा था, और बाद में डायरेक्टरी की रक्षा करने का जिम्मा किसे मिला? नेपोलियन। और नेपोलियन डायरेक्टरी को खा गया, निकल गया। पहले कौन था? बर्रास। और इस बर्रास का एक युवती के साथ अच्छा मिलना जुलना था, और उसी का नाम उसकी पत्नी बनी। कौन? जोसेफाइन। जोसेफाइन एक विधवा थी, विधवा के एक बेटा था और एक बेटी थी, और ये उसके पास पहले से थे, और नेपोलियन ने फिर भी इससे विवाह कर लिया अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर। एक विधवा सुंदर स्त्री से नेपोलियन ने विवाह कर लिया 1796 में, और उसका नाम था जोसेफाइन। अब देखिए एक और घटना। अब आधा जीवन तो उसका एक बात पे जाएगा, जोसेफाइन, नेपोलियन ने विधवा स्त्री थी। सवाल ये, नेपोलियन का आधा जीवन तो किसमें ही गुजर जाएगा? पहले राजा बनने से पहले विदेशी लड़ाइयों में, और बाद में उसकी अपनी मर्जी से करी गई लड़ाइयों। नेपोलियन के पूरे जीवन को आसान करके बांटो तो कुछ यूं है। नेपोलियन बना राजा कब? 1804। इससे पहले भी उसने उन्हीं लोगों से लड़ाई ली, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, प्रशा, इन्हीं लोगों से। जब राजा बन गया तो भी उन्हीं लोगों से लड़ाई ली। लेकिन पहले लड़ाई किस लिए ली? फ्रांस की इज्जत बचाने के लिए, बाद में फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। समझ रहे हो क्या कह रहा? पहले तो फ्रांस के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, उससे फ्रांस को छुड़ाने के लिए, और दूसरी बार फ्रांस की यूरोप में सत्ता स्थापित करने के लिए उसने एक सपना देखा, यूरोप की विजय का सपना देखा, और दोनों ही सूरतों में करता वो क्या रहा? पूरा जीवन लड़ाइयाँ। इसीलिए नेपोलियन ने, कहते हैं, कितने युद्ध लड़े? 40, और 40वें में वो हमेशा के लिए हार गया वाटरलू के युद्ध में। लेकिन वो बातें बाद में, उससे विवाह कर लिया 1796 में। और घटनाएं हम क्रम से पढ़ेंगे, 1793, 1796 और अब 1797। और उसने अब एक बहुत बड़े देश को पराजित कर लिया। और एक बात और भी याद रखना, विश्व इतिहास की बहुत मजेदार, आज दुनिया की महाशक्ति अमेरिका मानी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस भी था, लेकिन जिस जमाने की हम बात पढ़ रहे हैं उसमें महाशक्ति इंग्लैंड के साथ कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी पर इसका अधिकार था, इटली पर इसका अधिकार था, और वो जब ये हारा तो उन सारे प्रदेशों पर किसका अधिकार हो गया? नेपोलियन का। तो ये तो उल्टा होना ही था। ऑस्ट्रिया को इसने हराया 1797 में, और उससे एक संधि करने पर मजबूर कर दिया, कैंपो फोर्मियो की संधि। कुछ नाम जरूर आपको मुश्किल लगेंगे, पर बस घटनाओं को जोड़ना है कि ये घटनाएं क्यों घटती गई, ये ध्यान रखना। देखो ये जो घटना घटी, पहला तो उसके जीवन का ये जो गुट है अब जिसमें वो लड़ रहा है, इस गुट में ये जो हारा ऑस्ट्रिया, कैंपो फोर्मियो की संधि करने के लिए उसे मजबूर किया, और ये पहला गुट था। और अब जो गुट में दूसरा व्यक्ति था जिसको उसने पराजित किया, रूस, 1797 में इसे पराजित किया। लेकिन अभी रुकिए, इसको रोकिए, पहले जो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है वही है, 1798 में मिस्र पर आक्रमण किया। और ये आपको थोड़ा किताबों में भी लिखा है, पर आप थोड़ा इसको समझ नहीं पाए। क्रम से जोड़ो। 1793 में क्या घटा? टूलों के बंदरगाह की विजय। 1796 में उसका खुद का विवाह। 1797 में उसने किसको पराजित किया? ऑस्ट्रिया को। और अब एक बहुत बड़ी घटना, 1798 में उसने एक काम किया, और वो नक्शा कुछ यूँ है। देखो मान लीजिए ये, चलो भारत तो में नक्शा नहीं बनाना चाहिए, पर ये जब मान लो कि भारत से जब एशिया से बाहर एक देश पड़ता है जो अफ्रीका, और ठीक यहाँ वो बैठा था इंग्लैंड, फ्रांस,
स्पेन, इटली, जर्मनी, बीच में ऑस्ट्रिया। बात यह है कि वो ये चाहता था नेपोलियन, अगर इंग्लैंड को पराजित करना है तो उसकी ताकत देखनी पड़ेगी कहाँ है, और उसकी ताकत थी उसके सबसे ज्यादा उपनिवेश, जो दुनिया के हर कोने में फैले हुए थे। उपनिवेश से मेरा मतलब क्या है, बहुत से देश उसके गुलाम थे। और उसने क्या किया, ये इसलिए जीतना चाहता था ऊपरी हिस्से को कि अगर मैं इसे जीत लूंगा तो इंग्लैंड के भारतीय साम्राज्य पर इंग्लैंड का खतरा हो जाएगा, उसका खतरा मिट जाएगा, और मैं किस पर अधिकार कर सकूंगा, भारत पर, और मैं भी दुनिया में उसके बराबर खड़ा हो जाऊंगा। तो उसने उसके लिए किस पर आक्रमण किया, मिस्र पर। और 1798 में उसने मिस्र पर आक्रमण किया, और उसने पिरामिडों के युद्ध में मिस्र को हराया, और अधिकार किस पर कर लिया, काहिरा, और एक जगह और थी अलेक्जेंड्रिया, इस पर अधिकार कर लिया। ये रटना है इस मामले में, आपको थोड़ा ध्यान रहे। मिस्र पर अधिकार क्यों किया, किसको कमजोर करने के लिए, इंग्लैंड को। और मिस्र पर जीत हासिल हुई, और इस जीत के बाद उसने अलेक्जेंड्रिया पर भी अधिकार कर लिया, और उसके साथ ही उसने किस पर अधिकार कर लिया, काहिरा। देखो कैसी बड़ी विडंबना थी, उसको जीतने का उसको कोई लाभ होने वाला नहीं था। मिस्र एक गरीब देश, दरिद्रता से भरा हुआ, गर्मी से भरा हुआ, लेकिन नेपोलियन ने फिर भी उसे जीता, क्योंकि वो इंग्लैंड के कौन से रास्तों को ब्लॉक करना चाहता था, कहाँ जाने वाले रास्ते, भारत जाने वाले रास्ते। उसने इसको जीत लिया, और अब इंग्लैंड के ऊपर छाया हुआ था पूरी राजनीति में, फ्रांस में नेपोलियन के चर्चे थे, क्योंकि नेपोलियन ने इनको भी हराया, और इस साल उसने रूस को भी पराजित कर दिया। और रूस को उसने जिस युद्ध में पराजित किया, उस युद्ध का नाम था फ्रीडलैंड। ये नाम जरूर रटने हैं, बाकी तो चीजें वही हैं। और उसको एक संधि करने पर मजबूर कर दिया, टिलसिट की संधि। पेपर में कैसे आएगा प्रश्न, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, वो ये नहीं पूछेगा आपसे फ्रीडलैंड का युद्ध किसके बीच हुआ, नहीं आएगा, लिख के दे देता हूं, ये आ सकता है। टिलसिट की संधि किसके बीच में हुई थी, नेपोलियन पूछ ले तो रूस भी है, फ्रांस पूछ ले तो रूस है, ये ध्यान रखना। अब आपको इसको पढ़ना कैसे आसान करने के लिए, नेपोलियन ने जब सेना की बागडोर संभाली, अभी वो किसको बचा रहा है, फ्रांस की बाहर विदेशियों से रक्षा कर रहा है। उस रक्षा में उसका पड़ाव क्या है, उसने किस किस को पराजित किया, ऑस्ट्रिया, रूस, मिस्र, तीन को पराजित किया। इसी बीच ठीक 1798 के समय नेपोलियन सारा तमाशा देख रहा था, और वो देख रहा था कि फ्रांस का शासन किन के हाथ में, कितने लोगों के, 5। और ये भी मैंने कल कहा 1795 से 1799 के मध्य देश पर कितने लोगों का शासन, 5, जिनका नाम था डायरेक्टरी। और वो डायरेक्टरी के 4 सालों का शासन भ्रष्ट, अत्याचारों से भरा हुआ, और उन अत्याचारों ने एक विद्रोह को भी जन्म दिया, पेंथियन विद्रोह, बबूफ के नेतृत्व में। ट्रिब्यून पत्रिका छपती थी, बबूफ तो मर गया, लेकिन इन सब घटनाओं ने उस संस्था को जिसका नाम था डायरेक्टरी अलोकप्रिय बना दिया। फ्रांस की जनता त्राही त्राही कर रही थी, किसके खिलाफ, डायरेक्टरी के, क्योंकि डायरेक्टरी तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, ना तो आंतरिक व्यवस्था ठीक कर पा रही थी, ना बाहरी। बाहर अगर कोई विजय दिला रहा था तो वो कौन था, नेपोलियन था। इसलिए जनता किसकी ओर आकर्षित होने लगी, नेपोलियन की ओर, और इस बात को नेपोलियन अच्छी तरह जानता था। 1799 में वो फ्रांस में घुसा, अपना अभियान बीच में ही छोड़ा है, इंग्लैंड से सीधी लड़ाई लड़ी नहीं हो। उसका मतलब क्या था, यहां से वो आगे बढ़ता, नहीं बढ़ा, वापिस आ गया। वापिस क्यों आया, डायरेक्टरी पर, हालांकि उसे बुलाया गया सुरक्षा के लिए डायरेक्टरी की, लेकिन उसने आकर सुरक्षा ऐसी की कि उसने डायरेक्टरी को ही हड़प लिया और खत्म कर दिया। अब मैं बात संक्षिप्त करूं, यहाँ ज्यादा बात पढ़ाने की जरूरत नहीं। 1799 में नेपोलियन घुसा, जैसे ही वो घुसा लोगों ने उसका स्वागत किया, लोग गले मिलने लगे जैसे कोई महाराज आए हैं। तो नेपोलियन ने कहा, अगर मैं पहले आता तो बहुत जल्दी होती, अगर मैं देर से आता तो बहुत देर हो जाती, मैं ठीक समय पर आया हूं, और मैं अब नाशपति पक चुकी है। और वो आया और उसने डायरेक्टरी पर अधिकार कर लिया, और वो बन गया काउंसिल। काउंसिल तो मैं क्या कहूँ, डायरेक्टरी पर अधिकार किया, और अब उसने क्या किया, फिर एक संविधान और लिखा गया फ्रांस का, और उसमें सत्ता 3 लोगों को दी गई, जिसमें 3 लोग कौन, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल और थर्ड काउंसिल। फर्स्ट काउंसिल के पद पर कौन बैठा, नेपोलियन। सेकंड काउंसिल के पद पर बैठा कैम्बरले, और तीसरे पे बैठा लेब्रून, ये याद रखें।
तो ये 3 लोग, ये कैम्बेसरी और तीसरा है लेब्रून, ये 3 लोग बैठे, लेकिन शासन की सारी शक्तियां किसके हाथ में थी? नेपोलियन की। अब और गड़बड़ हो गई। अब एक और बात है, अब तक फ्रांस क्या करते जा रहा है? नेपोलियन विदेशियों को पराजित करने लगा है, फ्रांस की इज्जत फिर से बनने लगी है। और एक चीज और, अगर मैं आपको एक लाइन में एक उत्तर और दूं, फ्रांस की इस लड़ाई में विदेशी लोग क्यों पंगा ले रहे थे? क्या राजा से सहानुभूति थी उनकी सुलह सोलवे से? नहीं। क्यों वो फ्रांस के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे? सवाल ये है, वो किसके समर्थक थे? राजतंत्र के। और क्रांति क्या विचार उठाकर ला रही थी? गणतंत्र। गणतंत्रात्मक विचारों को न पनपने देने के लिए विदेशी लोग उसको दबा रहे थे कि अगर ये आग फैली तो कहीं न पूरे यूरोप को ना लील जाए, इसलिए उसको दबा रहे थे। और उस दबाने में वो कामयाब नहीं हो रहे थे। और एक बात और भी याद रहे, और ये और जोड़ दूं, किताब में ये भी नहीं मिलेगा, वो कहानी आसान हो जाएगी। जो विद्रोह विदेशी ताकतों के शुरू तो हुए थे फ्रांस के राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए, लेकिन अब वो युद्ध सब लोगों की नाक का विषय बन गया। वो अपनी नाक के लिए लड़ रहे थे। शुरू तो हुए थे फ्रांस को इसलिए दबाएं कि वहां पर जो क्रांति के तत्व उठ खड़े हुए हैं उनको दबाया जाए, लेकिन अब उन देशों की इज्जत का सवाल क्या होगा? हम छोटे से देश से, एक ऐसे देश से जो अराजक है उससे हार गए, तो वो अपनी नाक बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सांस बचाने के लिए संगठन बना रहे हैं। तो एक संगठन तो ये हो गया, अब उसके खिलाफ फिर एक संगठन बना। अब वो संगठन ये था, पहले संगठन में हमने क्या पढ़ा? ऑस्ट्रिया और इटली, और अब एक संगठन और बनेगा जिसमें जुड़ेगा इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, और एक नाम बहुत बड़ा है, क्या लगाओगे? अभी प्रश्न नहीं है, रूस है इसमें। ये तो कॉमन ही रहेंगे, ये निकलेंगे ही नहीं, किसी गुट से नहीं निकलेंगे, ये ध्यान रखना। और जुड़ते जाएंगे, दुश्मन बढ़ाता जाएगा नेपोलियन अपने। अब देखो, ये 2 तो उससे हारे हुए हैं, ये तो गुस्सा करेंगे। ये क्यों गुस्सा कर रहा है? क्योंकि उसने किस पर अधिकार कर लिया? मिशन पर। और अब सीधे खतरा किसको है? इंग्लैंड को। 1799 में जहां नेपोलियन क्या बना? प्रथम कौंसल, और फ्रांस का वो बन गया एक तरह से राजा। एक राजा बनने से पहले रिहर्सल किया उसने, राजा मुकुट धारण नहीं किया, लेकिन वो मुकुट धारण करने के बड़ा करीब है अब। लेकिन जब ये घटनाएं इन देशों को पता लगी तो उनके लिए तो और खतरा हो गया, और उन्होंने फिर एक गुट बनाया, इसको आप नाम देते हो दूसरा गुट। इस दूसरे गुट में ये 3 देश, और ये बना था 1801 में। 1801 में गुट बना, और इस गुट को तोड़ दिया नेपोलियन ने। एक चाल चली, रूस को तो कुछ लालच देकर कमजोर कर दिया कि आप वहां रहोगे लेकिन मेरा सामना नहीं करोगे। और उसने क्या किया? ऑस्ट्रिया को उसने हरा दिया। ऑस्ट्रिया को उसने हराया और उसको ये संधि करने के लिए मजबूर कर दिया, ल्यूनविले की संधि 1801। ल्यूनविले की संधि किससे हुई? ऑस्ट्रिया। क्या होशियार था नेपोलियन? गौर कीजिए उसने किन पर आक्रमण किया? एक को तोड़ा, एक पर हमला किया, इस पर अभी भी हमला नहीं किया। किस पर? इंग्लैंड पर। वो क्या कर रहा है? इंग्लैंड पर हमला करने की जरूरत नहीं है, सीधा लड़ूंगा तो वो मारेगा। अगर उसके साथियों को कमजोर कर दो तो इंग्लैंड अपने आप टूट जाएगा। और यही हुआ, जब उसने रूस को तोड़ लिया, ऑस्ट्रिया को पराजित करके एक संधि करने के लिए मजबूर कर दिया, ल्यूनविले की संधि, तो इंग्लैंड बेचारा अकेला क्या करता? और उसने 1802 ईस्वी में मजबूरन फिर नेपोलियन के साथ संधि कर ली। पेपर के लिए बहुत बड़ा प्रश्न, इस संधि को पेपर में तो यूं पूछा जाता है, आमिया की संधि, लेकिन आप जिसे पढ़ते हो इस संधि का नाम है अमीन्स की संधि, 1802। क्रम है हर चीज में, हमने अब तक जो भी पढ़ा, 93, 96, 97, 98, 99, 1801, 1802, क्रम है सारे। कैल्पोफोर्नियो की संधि ऑस्ट्रिया, फ्रीडलैंड का युद्ध रूस, टिलसिट की संधि रूस, ल्यूनविले की संधि ऑस्ट्रिया दूसरे गुट के साथ लड़ते हुए, और फिर अमीन्स की संधि बहुत बड़ा प्रश्न है, इंग्लैंड के साथ हुई। और ना केवल साथ हुई, घटना यह भी महत्वपूर्ण है, इस संधि के बाद इंग्लैंड ने नेपोलियन की सत्ता को फ्रांस में स्वीकार कर लिया। यह बहुत बड़ी घटना थी। अमीन्स की संधि ने नेपोलियन के प्रभुत्व को एक बार मान लिया और अब नेपोलियन छाया हुआ था। अब देखो, अब नेपोलियन के जो युद्ध अब तक लड़े जा रहे थे वो रक्षात्मक युद्ध थे।
अब जो युद्ध लड़े जाएंगे 1802 के बाद, वो प्रतिरोध करेगा किन की ताकतों का? आपसी बड़ी ताकतों का। और यूरोप पर क्या स्थापित करेगा? प्रभुत्व। यह सपना उसने गलत देख लिया। सपना बुरा नहीं था, योजना बुरी नहीं थी, तरीके गलत थे, कुछ ज्यादा ही उन्मांग पे आ गया वो। अब बीच में जहां से प्रश्न आएगा पेपर में, अब वहां से, ये तो सारी लड़ाइयों की बात हो गई। अब 2 लाइनों में बहुत प्रश्न है, वही है 1802 में उसने एक प्रस्ताव पारित करके अपने पद को काउंसिल के रूप में सारी उम्र के लिए, या आपको यूं लिख दूं आजीवन, सुरक्षित कर लिया। नेपोलियन ने 1802 में अपने पद को एक बहुमत पारित करके, एक प्रस्ताव पारित करके ये घोषित कर दिया, जब तक मैं जीऊंगा फ्रांस का प्रथम कौंसल मैं ही रहूंगा, मैं ही शासन करूंगा। कहने को तो तीनों कौंसिलों में फ्रांस की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका शक्तियां अलग अलग डिवाइड थी, लेकिन व्यवहार में उन सारी शक्तियों का एकमात्र अधिनायक कौन बन गया था? नेपोलियन। किस साल? 1802 में। इससे भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, और बहुत बड़ा प्रश्न। 1804 में 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, और इस दिन बना कौन से गिरजाघर में? नेत्रोदमे के गिरजाघर में 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। और जिस समय उसको पोप राजमुकुट पहनाने लगा, तो नेपोलियन ने जवाब दिया, मुझे फ्रांस का राजमुकुट धरती पर पड़ा हुआ मिला, और मैंने उसे तलवार के बल पर उठाया, सर पर रख लिया, मुकुट भी मैं खुद ही पहनूंगा, मुझे किसी को मुकुट पहनाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात उसने कही, जिसी बात को मैं कल भी दोहरा गया था। नेपोलियन कहता था सत्ता मेरी रखेल है, और इसको पाने में मैंने बहुत दुख उठाए हैं, इसलिए अब ना तो मैं इसे किसी को छीनने दूंगा, और ना ही किसी को अपने साथ भोगने दूंगा, मैं इसमें ही लेकर मरूंगा। और वो बात ठीक कह रहा था, क्योंकि उसने जो जीवन अपना बनाया है, वो फ्रांस की इज्जत बचाई और बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसने। और ये 2 घटनाएं थोड़ा बारीकी से, 1802 में तो वो क्या बना? आजीवन काउंसिल बना, और वो सम्राट बन गया। 1804 2 दिसंबर 1804 किस गिरजाघर में उसका राज्याभिषेक हुआ? नात्रोदमे गिरजाघर में। जैसे वो सम्राट बना, उसके खिलाफ फिर तहलका मचने लगा, एक और गुट बना, और अब ये जो तीसरा गुट बना, इसमें एक और देश जुड़ गया, अभी भी प्रशा नहीं जुड़ा। 3 तो कॉमन है, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, और एक और जुड़ गया स्वीडन। अब ये ध्यान रखें, ये 4 गुट जुड़ गए, किसके खिलाफ? नेपोलियन के। क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया? राजा बनते ही किस पर प्रभुता जताने का प्रयास किया? यूरोप पर। और यूरोप पर प्रभुता जताने के प्रयास में अब लोगों को यूं लगने लगा, विदेशियों को, कि अब तक तो हम लड़ रहे थे राजतंत्र स्थापित करने के लिए, ये तो हमारे ही सिर पे आ गए, अब तो हमें अपनी साथ बचानी होगी, वरना हम पर अधिकार कर लेगा ये तो अब यहाँ एक बहुत बड़ी घटना, बहुत मजेदार किस्सा है नेपोलियन का। अब नेपोलियन ने गलती कर ली, पहले किस पर आक्रमण कर बैठे? इंग्लैंड पर। 21 नवंबर 1805, तारीख समेत इसलिए लिखा, इसी में ही तारीख लिखी है, पेपर के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। इंग्लैंड पर आक्रमण किया, और इंग्लैंड के साथ जिस युद्ध में वो हारा, उस युद्ध का नाम है ट्राफलगर का युद्ध। और ट्राफलगर के युद्ध में इंग्लैंड ने उसे बहुत करारी मात दी, मुंह की खाई नेपोलियन ने। उसकी वजह है, क्यों मुंह की खाई? थोड़ा ध्यान रहे, 21 नवंबर 1805 को ट्राफलगर के युद्ध में नेपोलियन ने किसको हराया, और किससे हारा? इंग्लैंड से हारा। लेकिन अब बात ये, वो ट्राफलगर का युद्ध न केवल इतिहास में एक मोड़ है, वो क्या मोड़ है? क्योंकि नेपोलियन ने इंग्लैंड पर किस रास्ते से आक्रमण किया था? पानी के रास्ते, जल के रास्ते, नौसेना के रास्ते। और मैंने आपको कई बार कहा, उस जमाने में दुनिया में सबसे बड़े नौसैनिक शक्ति किसके पास थी? इंग्लैंड के। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो चारों ओर पानी से घिरा है, स्थल से आक्रमण नहीं हो सकता, और जल से वो किसी से हारता नहीं। नेपोलियन ने कसम खाई कि मैं दोबारा इंग्लैंड पर जल के रास्ते आक्रमण नहीं करूंगा। तो ये तो घटना यहाँ रही, ये था नेपोलियन का एक बुरा पक्ष जिसमें वो हारा। लेकिन अब इससे पहले कि नेपोलियन की बात को आगे बढ़ाएं, साथ में एक बात और भी चल रही है कि क्या नेपोलियन ने जीवन भर युद्ध ही लड़े? नहीं। और उसने एक बात कही थी
जब वो सेंट हेलेना द्वीप पर कैद था, निर्वासित जीवन जी रहा था बंदी का, और उसने कहा था, आप मेरे को कितना ही अलग कर दो, कितना ही दूर निकाल दो, मेरे जो श्रेय है मेरे जीवन का, वो मेरे द्वारा लड़े गए 40 युद्धों में नहीं है, वो मेरे द्वारा बनाई गई विधि संहिता में जो आज भी फ्रांस में चल रही है। उसने जो सुधार किए, यहाँ से प्रश्न पेपर में आता है, और पिछली बार शिक्षा में एक प्रश्न आया है, और अब दोबारा उस पर बात करते हैं। उसने सबसे पहले जिस क्षेत्र में सुधार किया, इसमें कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा पीड़ित फ्रांस किस क्षेत्र में है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जिसके लिए बीमारी सारी खड़ी हुई। वो बीमारी क्या थी? तुर्गो, नेकर, कैलोन, वो सारी कहानी किससे जुड़ी है? अर्थव्यवस्था से। एक चीज याद रखना, 1800 ईस्वी में उसने व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको लोन देने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक बैंक की स्थापना की, जिसका नाम था बैंक ऑफ फ्रांस। बहुत बड़ा प्रश्न। नेपोलियन ने आर्थिक सुधारों के चलते उसने क्या किया? ऋण दिए, सस्ती दरों पर ऋण दिए, और व्यापारियों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां अपनाई, बाहर व्यापार करने के लिए उनको प्रोत्साहन किया, और उसने एक संस्था स्थापित की जिसका नाम था बैंक ऑफ फ्रांस। अब उसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार शिक्षा। उसने सबसे पहले तो आप ये जानिए, फ्रांस की शिक्षा को ठीक करने के लिए उसने सबसे पहले क्या किया? सैनिक शिक्षा अलग होनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा अलग होनी चाहिए, कुछ व्यवसाय करने की शिक्षा अलग होनी चाहिए, एक ही ढांचे में सबको मत घुसेड़ो। उसने विद्यालयों की शिक्षा को 4 भागों में बांट दिया। पहले तो उसने क्या किया? विद्यालय का पहला नाम तो रखा प्राथमिक शिक्षा, दूसरे का नाम उसने रखा माध्यमिक शिक्षा, तीसरे का नाम उसने दिया तकनीकी शिक्षा, और चौथे का नाम उसने दे दिया विश्वविद्यालय की शिक्षा। शिक्षा को पहले उसने 4 भागों में बांटा, सुधार किया। इसके अलावा उसने सैनिकों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को आर्मी की शिक्षा देने के लिए अलग स्कूल खोले, पोप पादरी बनने के लिए धर्म की शिक्षा देने के लिए अलग स्कूल खोले, और इसी तरह उसने न केवल ये बनाए, मजेदार बात यह है, इनका देखने के लिए, शासन देखने के लिए, इनकी व्यवस्था देखने के लिए उसने जिन अधिकारियों की नियुक्ति की, ये पेपर में आते हैं। इसको आप ये नाम भी दे सकते हो, प्रीफेक्ट और उप प्रीफेक्ट। सिर्फ किसको? प्राथमिक और माध्यमिक। और अब सवाल ये विश्वविद्यालय आ गए, इनमें तो प्रोफेसर आ गए, और तकनीकी विश्वविद्यालय भी प्रोफेसरों के अंडर में थे, और इनकी नियुक्ति समय कौन करता था? नेपोलियन। और एक मजे की बात, ये जो टीचर होते थे, ये अपने पद को ग्रहण करने से पहले शपथ लेते थे। शपथ राज्य की भक्ति की लेते थे, अपने पद की नहीं, राज्य की भक्ति की। नेपोलियन ने भी शिकंजा कसा, लेकिन सुधारों के रूप में, अत्याचारों के रूप में नहीं। नेपोलियन ने एक बार कहा था, जनता समानता और स्वतंत्रता चाहती है, शासन कोई करे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा ध्यान रखना, आर्थिक क्षेत्रों में जो सुधार हुआ, बैंक ऑफ फ्रांस। शिक्षा में जो सुधार हुआ, प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी और विश्वविद्यालय। 4 भागों में उसने शिक्षा को बांट दिया। इन 2 को चलाने के लिए अधिकारी लगाए गए, प्रीफेक्ट और प्रीफेक्ट। और यहाँ ये किसके अंडर में थे? सीधी नेपोलियन के। और इनको शपथ लेनी पड़ती थी राज्य की। शिक्षा में सुधार, अपने पद की शपथ नहीं लेते थे। और अब एक बहुत बड़ा प्रश्न, और इस बार शायद उसी के ही चांस है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न तो आएगा, निसंदेह आएगा। और नेपोलियन का ये जो समझौता बहुत प्रसिद्ध है, जो किसके साथ हुआ। और एक चीज ध्यान रखना, आपकी सारी गाइडों में उसका टाइम लिखा हुआ है ये, और इसका उत्तर है ये 1802 में हुआ। एनसी बिश्नोई ने लिखा इसका उत्तर, और जैन माथुर ने 1802 पोप के साथ समझौता, जिसको हिंदी में तो कहते हैं धर्म संधि, और आप अपनी अंग्रेजी में एक नाम भी पढ़ते हो, कंकॉर्डेट। बहुत ही बड़ा प्रश्न, पूरा नेपोलियन एक तरफ और ये पूरा प्रश्न एक तरफ। प्रश्न कई तरह से। नेपोलियन ने पोप के साथ जो समझौता किया वो किस नाम से जाना गया? कंकॉर्डेट, जिसका मतलब है धर्म संधि। या कंकॉर्डेट से क्या तात्पर्य है कि नेपोलियन ने किससे समझौता किया? पोप से। और ये स्थान याद रखना, 1802 ही सही है, एक सही नहीं है। अब ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के तहत अब हुआ क्या उसको पढ़ने के लिए पहले ये जान लो पहले क्या हो रहा। पहले पोप सर्वे सर्वा था, और पोप का चुनाव करते थे
छोटे पादरी, बड़े पादरी, बिशप और आर्क बिशप का चुनाव भी पादरियों से ही होता था। वो अपनी आमदनी का जुगाड़ खुद करते थे, टैक्स वसूलते थे। नेपोलियन ने क्या सुधार किए? सबसे पहले नेपोलियन ने इस समझौते के तहत कैथोलिक धर्म को फ्रांस का राज धर्म घोषित कर दिया। प्रोटेस्टेंटों की जड़ें काटी उसने। कैथोलिक धर्म को राज धर्म घोषित करने का मतलब क्या? क्यों कर रहा था वो ऐसा? वो फ्रांस की आम जनता का क्या लेना चाहता था? समर्थन। क्योंकि फ्रांस में ज्यादा लोग अभी भी किसके समर्थन में थे? कैथोलिकों के। इसलिए उसने कैथोलिक धर्म को तो घोषित कर दिया राज धर्म, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। एक काम और किया, अब इन बिशप की, आर्क बिशप की नियुक्ति अभी भी पादरी ही करेंगे, पोप ही करेगा, अनुमोदन उसका पोप ही करेगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। नाम कौन सुझाएगा पहले पोप को? के नेपोलियन कहता है, थोड़ा मैं यूं समझा दूं, राज्य की ओर से नाम जाएगा कि इसको आप बिशप बना दो, आप सिर्फ बनाओगे। समझ गए? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, किसकी सिफारिश से? प्रधानमंत्री की। और कहने को कौन बना रहा है? प्रधानमंत्री बना रहा है। वो तो क्या कर रहा है? उस पर मोहर लगा रहा है। शायद अनुच्छेद 91 और 95 के बीच की बात है। 95 में ही है, 2 में है, 3 में है, 1 में है, जिसमें बातें 2 में लिखी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी रहेगी। तो यहाँ भी यही है। उन आर्क बिशप और बिशप के नाम तो सुझाएगा नेपोलियन, और सिर्फ उस पर मोहर कौन लगाएगा? पोप। तो एक तरह से ये किसके नीचे कर दिए उसने? राज्य के नीचे कर दिए, पोप के नीचे नहीं कर दिए। और एक बात और, उनको वेतन कहाँ से मिलेगा? राज्य से। इसलिए आप अपनी आमदनी के लिए खुद कोई भी जुगाड़ नहीं करोगे। और एक और सबसे बड़ी मजेदार बात, जिससे उसने किसानों का समर्थन ले लिया, आम मध्यम वर्ग का समर्थन ले लिया, कि क्रांति के दौरान जिन लोगों ने चर्च की संपत्ति को लूट लिया वो वापस नहीं लौटानी, रख लो। तो इससे तो किसान लोग तो कायल हो गए नेपोलियन के। और क्या चाहिए था उन्हें? उनके तो एक बात लिखी है उसने, पहली बार फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन के शासन के दौरान लोगों ने भरपेट खाना खाया, बड़े अरसे के बाद लोगों ने ढंग के कपड़े पहने और उन्होंने चैन की नींद ली, जो उनको पहले कभी भी नसीब नहीं हुई पिछले कई सालों में। पिछले 200 सालों के हाल में ये था, और नेपोलियन ने उनको सुख दिया। तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है। 1802 में उसने जिसके साथ संधि की, पोप के साथ नेपोलियन ने संधि की, कंकॉर्डेट धर्म संधि 1802। दोबारा बता दूं, कैथोलिक धर्म को राज धर्म घोषित किया गया। पोप की सत्ता एक संवैधानिक रूप से तो बनी रही, लेकिन अब वास्तविक रूप से किसके हाथ में आ गई? नेपोलियन के, राज्य के। और अब पादरियों को वेतन कहाँ से मिलेगा? राज्य से। और उनको शपथ भी पोप की नहीं, अब शपथ भी किसकी लेनी है? राज्य भक्ति की लेनी है। तो ये घटना एक और अब जो उसने सुधार किए हैं, जो उसके सबसे बड़े सुधार माने जाते हैं और आज भी फ्रांस में चल रहे हैं, उसने 5 तरह के कानून बनाए। क्यों? और ये बात हमने परसों पढ़ी थी। फ्रांस में क्रांति से पहले कितने प्रकार के कानून प्रचलित थे? 385। और भाषा थी लैटिन। और वोल्टेयर ने क्या कहा था? जिस तरह से थोड़ी दूर चलने पर गाड़ी में घोड़े बदलते हैं, उसी तरह से फ्रांस में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने पर कानून बदल जाते हैं। जो गुनाह एक प्रांत में मृत्यु की सजा दिला सकता था, वो दूसरे प्रांत में बरी भी हो सकता था। इस सारी व्यवस्था को ठीक किया नेपोलियन ने। 5 कानून बनाए। सबसे पहले ये नाम आपको रटने हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, सिविल कोड। सिविल कोड का मतलब 2 तरह के कानून होते हैं। पहले तो ये ध्यान रखो, आज भी आप लोगों ने ये नाम तो पढ़े हैं पर आप थोड़े समझ नहीं पाए इनको। आज भी हमारी अदालतों में मुकदमे 2 ही तरह के होते हैं, फौजदारी और दीवानी। दीवानी मामले और फौजदारी मामलों का आज का विभाजन तो खैर इससे नहीं है, क्योंकि नागरिक से तो दोनों ही तरह की लड़ाई होती, किससे? नागरिक से ही होती है। नागरिक की अपराध करता है, नागरिक की गबन करता है, तो व्यक्ति तो एक है, उस पर दोनों मुकदमे चल सकते हैं। तो उसने क्या किया, इस तरह विभाजन किया, क्रिमिनल के नियम अलग बनाओ, अपराध के नियम अलग बनाओ, और गबन के नियम अलग बनाओ। और जो आम नागरिकों के लिए, जैसे आज अपने करते हैं समाज में, किसी ने कोई जाति सूचक गाली दे दी, किसी के घर में कोई झगड़ा है, किसी की मानहानि हो गई, तो यूं जो मुकदमे हैं और लड़ाई दंगे के मुकदमे, उसने इनको किस तरह डिफाइन किया? सिविल कोड। सिविल का क्या है? जो सैनिक नहीं है, असैनिक, अपराधिक, जो आपराधिक मुकदमे नहीं है, सिविल मुकदमे, उसके लिए उसने नियम बनाया सिविल कोड। और उसके लिए दंड कैसा लगाएगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये उसके ऊपर संहिता है। ये कानून की व्याख्या है, ये उसके ऊपर संहिता है कि क्या गुनाह के ऊपर कौन सी सजा मिलेगी। सिविल प्रोसीजर, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तीसरा उसने बनाया
दंड विधान, और ये तो आज भी है। आप कहीं भी कोई बात पढ़ते हो, चोरी दंगा कुछ हो जाता है तो अखबार में लिखा होता ना भादस की धारा। भादस की धारा क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा, इंडियन पीनल कोड। और वो पीनल कोड कहाँ का? फ्रांस का है। यहाँ कानूनों की व्याख्या, यहाँ कानूनों के ऊपर कार्रवाई कैसे होगी अदालतों में, और उनको दंड क्या दिए जाएंगे, पीनल कोड, दंड विधान। ये तो हो गया सिविल। और अब आ जाओ किस पर? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एक उसने और कानून बनाया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और एक उन्होंने व्यापारियों के लिए अलग से बनाया, कमर्शियल कोड। अब जो बात हम पढ़ रहे हैं ना पिछले 10 मिनट से, यही प्रश्न है। एक बार और संक्षिप्त कर दूं अब तक की कहानी। नेपोलियन ने राजा बनने से पहले लड़ाई लड़ी फ्रांस के गौरव को बचाने के लिए। राजा बनने के बाद जो लड़ाइयां अब लड़ेगा अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए। उसके बीच में उसने कुछ सुधार किए। 1804 में उसने राजा का पद प्राप्त किया, सम्राट बना नेपोलियन। लुई राजाओं की पदवी टूटी और नेपोलियन कुछ समय के लिए तानाशाह भी बना, सम्राट भी बना, क्रांति का पुत्र कहलाया। और उसने सुधार सबसे पहले अर्थव्यवस्था में किया, जिसके नाम जुड़ी बात 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस। शिक्षा में जो सुधार किए गए, शिक्षा 4 तरह के विद्यालय बनाए, प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी, विश्वविद्यालय। प्रीफेक्ट और उप प्रीफेक्ट किसको देखेंगे? प्राथमिक और माध्यमिक। और उसके बाद जो संस्था रहेगी किसके नीचे? खुद नेपोलियन के नीचे। उसके बाद उसने पोप के साथ एक समझौता किया, कॉन्कॉर्डेट 1802। और देखिए ये मैंने लिखा आगे है, उसके सुधारों में जोड़ा है। घटना तो उसके राजा बनने से ये पहले हो चुकी है, लेकिन जब हम सुधार पढ़ते हैं तो अलग से नहीं, उसी में जोड़ दिए जाते हैं। इसके तहत उसने जो किया वो मैंने बोल दिया है। शपथ किसकी लेंगे, नियुक्ति कौन करेगा, नाम कौन सुझाएगा, वेतन कहाँ से आएगा, और धर्म कौन सा घोषित किया गया, कैथोलिक। उसके बाद उसने जो सुधार किए, ये रट्टा मारना है, सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और एक है अंतिम कमर्शियल कोड, व्यापारियों के लिए नियम। लेकिन अब सवाल ये, उसने जो किया जो थोड़ा सा जनता को चुभा, वो ये, आप जब इस थ्योरी को पढ़ के आए हैं, वो के सोनी में तो पूरी बात नहीं लिखी, लेकिन भास्कर ने भी थोड़ी बहुत उठाई है, वो ये, इस नियम के तहत उसने क्या किया था, व्याख्या ही तो की थी पहले अपराधों की। उन अपराधों की व्याख्या में उसने क्या जोड़ दिया? तलाक की व्यवस्था की। बड़ी बात है। और तलाक की व्यवस्था के खिलाफ लोग नाराज हो गए। उसने विवाह, देखो कोई भी जोड़ा शादी का अगर विवाह करेगा तो नेपोलियन की विधि संहिता की शपथ लेगा, नेपोलियन कोड की शपथ लेगा जो दर्ज थी उसमें, उस नियम में। तलाक की व्यवस्था कर दी। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर नहीं माना, उनको अधिकार उनसे बराबर नहीं मिले, उनको मताधिकार से भी उसने वंचित रखा। और एक बात और, उसने एक अच्छी बात ये की कि बाप की संपत्ति का उत्तराधिकारी अकेला बड़ा बेटा नहीं होगा, सबको बराबर बराबर मिलेगी, लेकिन लड़कियों को छोड़कर। ये ध्यान रखना। इससे थोड़ा असंतोष फैला फ्रांस में, लेकिन उस व्यक्ति का दबाव इतना था, प्रभाव इतना था कि किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ ये मामला जरूर उसने अलग किया, तलाक की व्यवस्था की, विवाह को एक पवित्र बंधन माना, लेकिन जब व्यवस्था खराब हो जाए तो उसने उसको तोड़ने की भी व्यवस्था दी। और अब सवाल ये काम उसने कर दिए। और अब उसने जो किया वो मैंने एक लड़ाई तो बीच में दोबारा पढ़ा दूंगा। अब वो ठीक हो गया फ्रांस में सब कुछ, और अब वो दुनिया के सामने एक ऐसे दृश्य पटल पर छाया हुआ है कि पूरी दुनिया एक ही धुरी के चारों ओर घूम रही है। चर्चा का विषय एक ही व्यक्ति है और वो है नेपोलियन। नेपोलियन ने अगले गुट के साथ लड़ाई लड़ी जिसमें नाम मैंने लिए इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और स्वीडन। इसमें एक से तो वो हार गया, खतरनाक तरीके से मुंह की खाई। कौन से युद्ध में? ट्रफलगार के युद्ध में। और इस ट्रफलगार के युद्ध के बाद उसने उसी वर्ष, उसी साल दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और ऑस्ट्रिया को उसने हरा दिया ऑस्ट्रेलीज के युद्ध में। ऑस्ट्रेलीज के युद्ध में ऑस्ट्रिया हरा दिया, रूस को लड़कर भी उसने हरा दिया। तीनों को हराने के बाद अब नेपोलियन के सामने दुश्मन एक बचा जिससे वो खुद हारा। इसमें आपको और कुछ नहीं पढ़ना। अब जब अगला प्रश्न आ रहा है जो आपको पेपर में देगा, इस कहानी में इतना उलझने की जरूरत नहीं, गुट का नाम याद रखना है। इस गुट में, तीसरे गुट में इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन,
इसमें उसने इंग्लैंड और स्वीडन एक साथ बचे हुए हैं, आसपास हैं। ऑस्ट्रिया और रूस को तो उसने पराजित कर लिया, लेकिन जिससे वो हारा था बदला उससे लेना, और उसने एक योजना बनाई। इंग्लैंड से लड़ने के लिए मुझे अकेले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सीधे नहीं हारेगा। रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रास्ता क्या था? चारों ओर पानी। उसके रास्ते वो आक्रमण करना नहीं चाहता था। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न, उसने इंग्लैंड को हराने के लिए एक सिस्टम चलाया जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम, महाद्वीपीय व्यवस्था। और यही अपने आप में एक प्रश्न है। नेपोलियन ने यूरोप में प्रभुता स्थापित करने के लिए कौन सी व्यवस्था चलाई? महाद्वीपीय। और अगर वो पूछ ले महाद्वीपीय व्यवस्था किस देश के खिलाफ थी? इंग्लैंड के। और वो महाद्वीपीय व्यवस्था आप लोग पढ़ भी आए, बड़े सालों से पढ़ रहे हैं, वो है क्या मामला? पहले उसी पर थोड़ी बात करूं कि वो मामला था क्या। महाद्वीपीय व्यवस्था ये थी कि इंग्लैंड को लड़कर मत मारो, इंग्लैंड को इतना मजबूर कर दो कि वो खुद मेरे कदमों में आके गिर जाए। वो कैसे हो सकता? उसको समझो। वो जानता था नेपोलियन इंग्लैंड एक पूंजीपति देश है, और इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चरम पर है। समय देखिए कौन सा चल रहा है, 19वीं शताब्दी शुरू हो चुकी है, और इंग्लैंड इस समय औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है। और औद्योगिक क्रांति से दौर से गुजरने का मतलब है इंग्लैंड में फैक्ट्रियां लग गई, और उन फैक्ट्रियों में कच्चा माल डालने के लिए इंग्लैंड के पास पर्याप्त रूप से पूरी दुनिया में क्या छाए हुए हैं? उपनिवेश छाए हुए हैं। साम्राज्य बहुत बड़ा है, और फ्रांस उसके साम्राज्य को तोड़ना चाहता था। वो उसका कनेक्शन काट देना चाहता था दुनिया से, ताकि इंग्लैंड मजबूर हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड अनाज पैदा नहीं करता था, वो अनाज खरीदता था। अगर ये भूखा मरने लग जाएगा, और उसको भूख मारने का काम कौन करेगा? फ्रांस। तो क्या होगा? फिर मैं इसको दिखाऊंगा कि ताकत क्या होती। योजना ठीक थी, लेकिन अब इस योजना में जब उसने काम किया, जिन जिन देशों पर नेपोलियन ने अधिकार किया था, एक बार मैं आगे की बात पहले ला रहा हूं, इटली, ऑस्ट्रिया, रूस, जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी हारने के बाद, पुर्तगाल, स्पेन, जिनके साथ वो आगे लड़ा, उन देशों को नेपोलियन ने विवश किया कि आप किसके साथ व्यापार मत करो, यानी कि उसका व्यापारिक गठबंधन तोड़ रहा है। और उसके लिए उसने इस नियम को लागू किया जिसको कहा गया महाद्वीपीय व्यवस्था। इस महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के लिए उसने किया क्या? उसने 1806 ईस्वी में एक आदेश पारित किया, बर्लिन का आदेश। ये पेपर में आते हैं सीधे। बर्लिन के आदेश क्या थे? मिलान की आज्ञप्तियां क्या थी? ऑर्डर इन काउंसिल क्या थे? यहां से बनते हैं प्रश्न, और कहानी कोई नहीं पूछी जाएगी। बर्लिन कहाँ की राजधानी है? धुरी राष्ट्र नहीं पड़ते, जर्मनी, इटली और जापान, रोम, बर्लिन, टोक्यो। इटली, जर्मनी, जापान। जर्मनी में बर्लिन। इस समय जर्मनी किसके अंडर में था? नेपोलियन में। इटली किसके अंडर में था? नेपोलियन के। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने किसको हरा लिया था? ऑस्ट्रिया को। और ये किसके अंडर में थे पहले? ऑस्ट्रिया के। और इसीलिए एक लाइन और जोड़ रहा हूं जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण नहीं है, अगले चैप्टर की रीड ही वही है। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी को अपने अधिकार में करने के बाद बहुत सारे बिखरी हुई रियासतों को छोटी रियासतों में बांट दिया, और जर्मनी को एक नाम दे दिया, राइन संघ। ये याद रखना, ये लाइन याद रखना, जो आगे अगले जर्मनी के एकीकरण में यही मुद्दा बनेगी। राइन संघ क्या है? जर्मनी के बीचों बीच एक नदी बहती है, राइन नदी। उसने बिखरे हुए जर्मनी की 300 रियासतों को 39 रियासतों में डाल दिया, कंप्रेस कर दिया, और उनके ऊपर अपना शासन सौंप दिया, और उस जर्मनी का नाम रखा उसने राइन संघ। ये याद रखना। लेकिन उस राइन संघ से प्रशा भी बाहर था। प्रशा अपने आप में एक बड़ी शक्ति था, लेकिन जर्मनी अभी जर्मनी नहीं था। आप उसे जर्मनी नहीं कह सकते, आप उसे राइन संघ कह सकते हो। और उत्तरी जर्मनी में एक रियासत थी प्रशा, उसका नाम ले सकते हो। अब है क्या? नेपोलियन ने क्या किया? एक आदेश पारित किया, बर्लिन का आदेश। और उस बर्लिन के आदेश में एक बात लिखी थी कि यूरोप के जितने भी बंदरगाह हैं, इंग्लैंड के जहाजों के लिए वो बंद कर दिए जाए। इंग्लैंड का कोई भी जहाज यूरोप के किसी भी बंदरगाह पर जाकर व्यापार नहीं कर सकेगा। ये कौन से आदेश थे? बर्लिन के। किसने जारी किए? नेपोलियन। अब वो लग गया था पीछे, लेकिन कम इंग्लैंड भी नहीं था। उसने फिर एक और आज्ञप्ति जारी की उसके खिलाफ, और उसने अपनी संसद में इसका प्रस्ताव पारित किया, जिसको कहा गया ऑर्डर इन काउंसिल। वो इंग्लैंड ने जारी की। ध्यान रखना, बर्लिन की आज्ञप्ति किसने जारी की? नेपोलियन ने। ऑर्डर इन काउंसिल इंग्लैंड के उसके खिलाफ इंग्लैंड ने जारी किए, और उसने कहा, ये लाइन सुनने की है, फ्रांस या
फ्रांस के किसी भी मित्र देश का जहाज, दोबारा ध्यान रखना क्योंकि फ्रांस का एरिया बहुत बड़ा हो गया, नेपोलियन ने बहुत देशों को जीत लिया, उनके अधीन और छोटे देश थे वो भी उसके अधीन थे, और इंग्लैंड ने कहा फ्रांस या उसके मित्र देशों का कोई भी जहाज अगर मेरे दायरे में आया तो मैं उसे जब्त कर लूंगा। तनाव बढ़ने लगा। इसके खिलाफ नेपोलियन ने फिर एक और आज्ञप्ति जारी की जिसको कहा जाता है मिलान की आज्ञप्ति 1807। मिलान के आदेशों के अनुसार नेपोलियन ने एक बहुत खतरनाक घोषणा कर दी कि कोई भी यूरोप का जहाज, कोई भी किसी भी देश का, अगर वो किसी देश के साथ व्यापार करते वक्त बीच में इंग्लैंड होकर आया है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। ये 3 पेचीदा मामले हैं, ध्यान रखना, इसमें उलझना नहीं है। बर्लिन आदेश, यूरोप के बंदरगाह इंग्लैंड के जहाजों के लिए बंद कर दिए गए, वो व्यापार नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, इंग्लैंड ने जवाब क्या दिया, फ्रांस या उसके मित्र देश का कोई भी जहाज अगर मेरे दायरे से गुजरा तो मैं उसे जब्त कर लूंगा। फिर उसके खिलाफ एक और आज्ञप्ति जारी हुई। मिलान नगर कहाँ है? इटली में है। इटली से आज्ञप्तियां जारी हुई कि किसी भी यूरोप का कोई भी देश, उसका कोई भी जहाज किसी दूसरे देश ही क्यों ना जा रहा हो, लेकिन अगर वो बीच में कहाँ होके गया हो, इंग्लैंड, तो वो उसे जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन इतना करके भी नेपोलियन इंग्लैंड को नहीं तोड़ सका, नहीं झुका सका। यही तो एक पूरी चर्चा है। थोड़ी सी पूछ रह जाएगी वो कल, लेकिन अभी थोड़ी बात इस पे, ये उसकी व्यवस्था कामयाब क्यों नहीं हुई, इतना मरोड़ा उसने इंग्लैंड को, फिर भी इंग्लैंड क्यों नहीं हारा, ये चर्चा का विषय है। वो ये देखो नेपोलियन ने क्या सोचा क्या था कि अगर मैं इंग्लैंड का व्यापार चारों ओर से बंद कर दूंगा, इंग्लैंड को क्या मिलना बंद हो जाएगा? अनाज। जब उसको अनाज मिलना बंद हो जाएगा तो इंग्लैंड क्या करेगा? भूख मरेगा। तो वो किसके चरणों में आएगा? मेरे चरणों में, क्योंकि बाकी यूरोप के साथ मैं व्यापार करने नहीं दूंगा और वो लोग मेरे अंडर में हैं। लेकिन गलती उसने क्या की, मैं साथ ही उसकी गलती भी पढ़ा दूं। उसने एक सपना और भी सोचा था, जब इंग्लैंड के उद्योग धंधे बंद होंगे, जब दूसरे देश इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे, व्यापार तो उनको चाहिए, व्यापार जरूरत तो उनकी है, फिर वो व्यापार किससे करेंगे? फ्रांस से। और जब फ्रांस से व्यापार करेंगे तो किसके उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा? फ्रांस के आम आदमी को क्या मिलेगा? पैसा। लेकिन गड़बड़ी हुई, 2 बातों से ही उत्तर मिल जाएगा। अनाज तो बंद हुआ, बाकायदा बंद हुआ इंग्लैंड में जाना, लेकिन नेपोलियन ने थोड़ी मूर्खता कर दी, अपने देश से अनाज उसने बेचा 10 गुना महंगी कीमतों पर इंग्लैंड को। अरे यही तो गलती कर दी। आपने क्या किया? आपने तो क्या सोचा कि मेरे अनाज की कीमतें अच्छी मिलेंगी, मेरे किसान फलेंगे फूलेंगे, लेकिन आप एक गलती कर गए। इंग्लैंड को 20 गुना भी बेच दो, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो एक पूंजीपति देश है, पैसा लगा कर कुछ मिलेगा तो वो खरीद लेगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, और उसे फर्क नहीं पड़ा। अगर आपूर्ति रोक ही देता तो फिर उसको फायदा होता नेपोलियन को। एक गलती हुई। दूसरी गलती क्या हुई? उसने क्या किया? देखो एक चीज आप समझते हो, वो क्या कर रहा है, वो जहाजों को ही तो रोक रहा है कि इंग्लैंड के साथ व्यापार मत करो। जहाज कहाँ चलते हैं? पानी में चलते हैं, और पानी के रास्ते उस समय सबसे बड़ी ताकत कौन थी? इंग्लैंड। आपने तो रोक दिया, तस्करी तो नहीं रुकी, इंग्लैंड माल पहुंचता रहा, 2 नंबर से पहुंचता रहा, इंग्लैंड की जरूरत पूरी होती रही। इसलिए गड़बड़ क्या हुई कि अगर नेपोलियन ने यह योजना लागू करनी थी तो उसको पहले अपने जहाजी बेड़े को शक्तिशाली करना था, ताकि इंग्लैंड को पूरी दुनिया के साथ काट सके। इंग्लैंड के इतने सारे उपनिवेश थे कि यूरोप के देशों के साथ तो व्यापार बंद करने में कामयाब रहा, लेकिन एशिया के देशों के साथ उसके व्यापार संबंध वैसे के वैसे बने रहे, और इंग्लैंड जल्दी से थोड़े समय में झुकाने वाला या झुकने वाला देश नहीं था। इसलिए नेपोलियन हारा। अब नेपोलियन के खिलाफ इंग्लैंड बुरी तरह से फुंकारने लगा, और उसने फिर अखीरली चौथा गुट बनाया, और उस गुट में अब एक और व्यक्ति शामिल हुआ, प्रशा। इंग्लैंड, प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस, और अब जुड़ा एक और जो पहले चल रहा था, स्वीडन। ये चौथा गुट था। इस चौथे गुट के बाद सिर्फ अंतिम थोड़ी सी कहानी है, वो मजेदार है, इसलिए अभी समय नहीं है, इसलिए उसको यहीं छोड़ रहा हूं। तो ये याद रखें, अंतिम गुट बना उसके खिलाफ चौथा, और उस गुट में एक और जुड़ गया देश, प्रशा। ये ध्यान रखना, प्रशा क्यों जुड़ा था, इसका उत्तर आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, जर्मनी के एकीकरण में, यहाँ नहीं। ये सारे सवालों के जवाब